वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं और टोटल रफ्तार सीरीज का टोटल लेक्चर की बात करूं तो टोटल लेक्चर नंबर है 42, यानी कि 42वां लेक्चर आज हम करेंगे। 42वें लेक्चर में फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम फ्रैक्शन के 2 पार्ट कर चुके हैं और दोनों पार्टों में हमने पहले पार्ट में फ्रिक्शन का वैसे किया था और उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन को क्लियर किया था, दूसरे पार्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन को क्लियर किया था। आज हम जो क्लियर करेंगे वो टॉप कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे और वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पुल एंड पुश वाला। पुल एंड पुश वाला बात करें खींचना एंड धकेलना के बारे में, जहां से क्वेश्चन टारगेट हुआ है, होगा और हमेशा होगा। यानी कि आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पुल एंड पुश के बारे में। तो सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे पुल एंड पुश। बात करूं तो यहाँ से टॉप कॉन्सेप्ट है जो एयरफोर्स में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, और बात करूं तो एनडीए में तो डायरेक्ट टेस्ट हुआ है। पिछली बार अभी जो एग्जाम हुआ था उसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आईसीजी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है पुल एंड पुश। पुल एंड पुश विच इज इन इजियर। अब देखो इसमें क्या पूछता है, हिंदी में बात करूं तो खींचना और धकेलना में से कौन सा आसान है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था खींचना और धकेलना में से कौन सा आसान है। तो यहाँ पर तुम क्या दिमाग लगाते हो कि धकेलना आसान है, क्या धकेलना आसान है, लेकिन नहीं, खींचना आसान है। इसका जो आंसर है वो आंसर है क्या, खींचना। बात करूं पुल की, यानी कि खींचना आंसर है। क्या है, खींचना आंसर है इसका। अब देखो कैसे आंसर है, आंसर तो खींचना है लेकिन आंसर है कैसे है। मान लो मैं एक तरफ बात करूंगा पुल की और दूसरी तरफ बात करूंगा पुश की, एक तरफ पुल की और दूसरी तरफ पुश की। अब देखना, मान लो मैंने एक क्या ले लिया, बॉक्स ले लिया जो एक सतह पर रखा है, मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब ध्यान से समझना, पुल एंड पुश को क्लियर करूंगा, क्यों ये खींचना आसान होता है और धकेलना क्यों नहीं आसान होता है, इसको क्लियर करूंगा। तो देखो मैंने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स का द्रव्यमान m है, जब इस बॉक्स का द्रव्यमान m है, अगर मैं इसे खींच रहा हूं F बल से, क्लियर। पुश को समझना, पुश की मैं बात करूं, एक बॉक्स ले लिया और बॉक्स एक सतह पर रखा हुआ है, अगर मैं इसे धकेल रहा हूं तो मैंने धकेल दिया F बल से। इसका भी द्रव्यमान क्या है, m है, क्लियर। अब देखो अगर इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की ओर एक बल लगेगा mg और ऊपर की ओर एक बल लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बात करूं प्रतिक्रिया बल लगेगा, क्लियर। अब देखना, अब इसके अगर ये बल लगा रहा है, इसके सतह के साथ थीटा एंगल बना रहा है, सतह के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जब ये सतह के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो मैं इसके 2 घटक बना देता हूं, 2 कंपोनेंट बना देता हूं, एक ये और एक ये आर इधर निकलो, एक ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। मैंने 2 कंपोनेंट तैयार कर दिए, बात करूं 2 घटक तैयार कर दिए, जिसके साथ थीटा, वो कंपोनेंट कौन सा होता है, एफ कॉस ऑफ थीटा, जिसके साथ थीटा वो कंपोनेंट होता है एफ ऑफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। इतना क्लियर। यानी कि एक m द्रव्यमान का हमने बॉक्स लिया जो सतह पर रखा है और उसको जब हम खींच रहे होते हैं F बल से तो वो 2 घटक बनते हैं, 2 कंपोनेंट तैयार बनते हैं, और जो जिसके साथ थीटा बनता है वो कंपोनेंट बनता है हमेशा F cos ऑफ थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है F ऑफ साइन थीटा।
अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूं कि मुझे एफ नेट चाहिए, मुझे एफ नेट चाहिए, और एफ नेट बराबर होता है एम इंटू ए। एफ नेट बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। अब देखना, एम इंटू ए होता है, लेकिन एफ नेट का कहने का मतलब टोटल बल कितना, टोटल बल। लेकिन ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है और एक ये बल लग रहा है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो एफ नेट कहने का मतलब है टोटल बल, और बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमारी जो बल है एक सदिश राशि होती है और मुझे एफ नेट चाहिए, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस एफ साइन थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एफ प्लस साइन आर प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा बराबर बराबर क्या एम, और ए की जगह क्या लूंगा जी, ए की जगह क्या लूंगा जी, क्योंकि नीचे की ओर कौन सा लगता है जी, कौन सा लगता है जी, मैंने एम जी ले लिया। अब देखना, मैं यहां से आर बराबर निकालूं तो एम जी माइनस के एफ साइन थीटा निकल जाएगा। जी हाँ, एफ जी एम जी एफ माइनस के साइन थीटा, एम जी माइनस के एफ साइन थीटा, इतना क्लियर होगा। अब देखो, अब देखो, मैंने एक चीज पढ़ी है, मैंने एक चीज ये पढ़ी थी कि एफ बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। अगर मैं यहां से म्यू बट्टे में ले आऊं तो एफ बट्टे म्यू बराबर आर होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो मुझे आर की वैल्यू मिल गई, एफ बट्टे म्यू। मैं यहाँ पर आर की वैल्यू रख दूं, एफ बट्टे म्यू बराबर एम जी माइनस के एफ साइन थीटा। क्लियर। अब मैं यहाँ से एफ बराबर निकाल लूं तो म्यू किस में डिवाइड में, उधर किस में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में, म्यू एम जी माइनस के एफ साइन थीटा। ये क्या निकला, इसका फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला निकला। क्लियर। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला कितना निकला, एफ बराबर म्यू एम जी माइनस के एफ साइन थीटा। किसका, पुश का। किसका निकला, पुल का। अब बात करते हैं पुश की, अब बात करते हैं पुश की। अगर मैं इसे धकेल रहा हूं, अगर मैं इसे धकेल रहा हूं तो इसी कंडीशन में धकेल रहा हूं, इस डायरेक्शन में धकेल रहा हूं। जी हाँ, अब इस डायरेक्शन में धकेल रहा हूं तो ये सतह के साथ एक कंपोनेंट ये तैयार करेगा और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये तैयार करेगा। जी हाँ, अगर ये सतह के साथ थीटा कोण बनाता है तो जिसके साथ थीटा उसके साथ एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट तैयार हो गया। और जो वर्टिकल में नहीं है, किस में है, नीचे की ओर, तो ये जो होगा एफ साइन ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा। ये एफ बल से हम क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, एफ बल से हम धकेल रहे हैं। अब देखो, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए, अगर ये भार एम द्रव्यमान का है तो नीचे की ओर एम जी और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बात करो प्रतिक्रिया बल लगेगा। जी हाँ, अगर यहाँ प्रतिक्रिया बल लग रहा है और नीचे की ओर एम जी भार लग रहा है तो मुझे यहाँ पर चाहिए एफ नेट, एफ नेट चाहिए। एफ नेट किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। एफ नेट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर के बराबर होगा। जी हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर के बराबर होगा, क्योंकि नीचे की ओर भार एम जी, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर डायरेक्शन में लग रहा है तो घटक दो कंपोनेंट तैयार कर दिए, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। क्लियर। एफ नेट किसके बराबर होगा, आर के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर। अब बात करते हैं नीचे की ओर, उस पर कितने बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है एम जी और एक लग रहा है एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी और एफ ऑफ साइन थीटा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बात करा प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो फोर्स है एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर। बिल्कुल। अब मैं यहां से आर की बात करूं, आर बराबर मैंने अभी पढ़ाया था कि जो आर होता है एफ बराबर म्यू इंटू आर होता है, तो एफ बट्टे म्यू बराबर क्या होता है, आर। एफ बट्टे म्यू बराबर क्या होता है, आर। अब मैं आर की जगह क्या रख दूंगा, एफ बट्टे म्यू, एफ बट्टे म्यू यहां पर रखूंगा आर की जगह, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एफ बट्टे म्यू,
एफ बट्टे म्यू। अब मैं यहाँ से एफ निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, एफ। अब एफ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अब मैंने यहाँ पर क्या गलती की आप बताओ। अगर मुझे यहाँ पर एफ चाहिए, मुझे यहाँ पर एफ चाहिए, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एफ चाहिए तो देखना मैं क्या करूँगा। देखो एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर एफ बट्टे म्यू निकला, बिल्कुल निकला। अब अगर डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन कैसी है मुझे बता दो। डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स ऊपर, डायरेक्शन नीचे, तो मैं यहाँ पर प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, मैं लूंगा माइनस। क्या लूंगा, माइनस। तो एफ बराबर मेरा निकला एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अगर एफ बराबर में बात करूं तो म्यू एम जी माइनस के एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इस कंडीशन में ये निकला नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स एफ बराबर म्यू एम जी माइनस के एफ साइन थीटा। और इसमें निकला था एफ बराबर म्यू एम जी प्लस के ही रहेगा, प्लस एफ बराबर म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्यों, एफ बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा और म्यू मल्टीप्लाई में है ये, क्योंकि इस तरफ डिवाइड में था, उधर पहुंच के किस में, मल्टीप्लाई में। अब देखो कंडीशन क्या है, किस तरह धकेलना आसान नहीं होता है और किस तरह खींचना आसान होता है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि F बराबर म्यू इंटू आर होता है, लेकिन ये जो म्यू होता है वो एक कांस्टेंट संख्या है। क्या कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो समानुपाती किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। बात करूं तो आर के। कंडीशन यहाँ पर ये बनती है, अगर मेरा आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा है तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। क्लियर। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अब F बराबर म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। मुझे यहाँ पे बताओ म्यू इंटू ये क्या है, आर इंटू ये क्या पूरा कितना है, आर। बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर ये प्लस में है तो इसका मतलब ये है कि आर यहाँ पर ज्यादा है, आर ज्यादा है। जब आर ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। जब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या धकेलना आसान होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो क्या धकेलना आसान होगा, नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा है तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्ट समानुपाती होता है, उसके समानुपाती होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण मेरा ये जो पुश करने की कंडीशन है, बात करो धकेलना की कंडीशन है, वो आसान नहीं होगी, वो कैसी होगी, कठिन होगी। कैसी होगी, कठिन होगी। क्लियर। अब बात करते हैं इधर, अगर यहाँ म्यू और इनटू इसकी बात करूं तो ये आर है, माइनस में है, तो यहाँ पर भी एक बात क्लियर है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कम है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है। जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कम होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो इसको खींचना आसान होगा, खींचना आसान होगा, ना कि धकेलना आसान होगा। क्यों, क्योंकि धकेलना में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं खींचने की बात करूं, पुल की बात करूं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मेरा कैसा होता है, कम होता है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। फ्रिक्शन फोर्स कम होता है तो कह सकता हूं कि जो पुल करने की क्रिया है, खींचने की जो क्रिया है वो आसान होती है। कैसी होती है, आसान होती है, सरल होती है। किसकी तुलना में, धकेलना की तुलना में। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर है कि पुल इज इजियर देन पुश, पुल इज इजियर देन पुश। पुश की तुलना में जो पुल है वो आसान है, पुश की तुलना में जो पुल है वो आसान है। तो उम्मीद करता हूं पुल एंड पुश का एग्जांपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कैसे आसान होता है। ऐसे तो डायरेक्ट कोई भी बता देता है कि पुश करने की क्रिया पुल से क्या कठिन होती है, आसान क्या होता है पुल, आसान क्या होता है पुल। लेकिन कैसे, तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कैसे होता है।
तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो वो टॉपिक हमारा है क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात करें हम घर्षण कोण की, घर्षण कोण क्या होता है उसकी बात करते हैं कि घर्षण कोण होता क्या है। तो देखो घर्षण कोण की बात करते हैं, जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हर शिफ्ट में, किसी ना किसी शिफ्ट में एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पूछ लेता है। तो किसकी बात करेंगे हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात करें घर्षण कोण, क्या, घर्षण कोण। अब देखो घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये देखो, तो मान लो मैंने एक सरफेस लिया और ये सरफेस कैसा है, खुरदरा। सरफेस कैसा है, खुरदरा। और मैंने आपको बताया था कि खुरदरा और चिकने का जो वैल्यू डिफाइन करता है वो म्यू करता है। अगर यहाँ पर म्यू डिफाइन करेगा तो मैंने यहाँ पर म्यू एस ले लिया। म्यू एस बोलो तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में इसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कि स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। और मैंने इसकी एक क्वेश्चन आपको कल बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फोर्स कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैंने इस पे एक बॉक्स रख दिया, क्लियर। अब जो बॉक्स है वो m द्रव्यमान का बॉक्स है। अब मैं इस बॉक्स को आगे एक फोर्स से खींच रहा हूं। बात करूं तो मैं इस पे F अप्लाइड लगा रहा हूं। F अप्लाइड कहने का मतलब है, इसे हिंदी में कहते हैं आरोपित बल। क्या कहते हैं, आरोपित बल। यानी कि आरोपित बल क्या होता है। अब देखो आरोपित बल की बात करेंगे तो आरोपित बल अगर इसके डायरेक्शन में F अप्लाइड लग रहा है तो इसके पीछे की ओर क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब नीचे क्या होगा, नीचे की ओर अगर m द्रव्यमान की वस्तु है तो नीचे क्या होगा, mg भार लगेगा। बिल्कुल, अगर m द्रव्यमान की वस्तु है और नीचे की ओर mg भार लगेगा तो ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R लगेगा। अब मैं इस बॉक्स को एक बल से खींच रहा हूं। बात करूं एक अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं, जिसको मैं हिंदी में कहता हूं आरोपित बल। क्या कहता हूं, आरोपित बल। और अप्लाइड फोर्स इधर लगाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। अप्लाइड फोर्स इधर लगाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या देखने को मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिल रहा है, क्लियर। अब देखो मैं इस फ्रिक्शन फोर्स और इस नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो इस फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का अगर रेजिस्टेंस निकालूं, मैं बात करूं तो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी निकालूं तो परिणामी ये निकलेगा। मैंने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन के बीच परिणामी निकाल लिया। जी हाँ, अब परिणामी और नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स एक एंगल बना है, उस एंगल को मैंने मान लिया लैम्बडा। क्या मान लिया, लैम्बडा। यही लैम्बडा है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, लैम्बडा। यानी कि क्या डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और परिणामी के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि प्रतिक्रिया बल और परिणामी के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर हमने दिखाया है लैम्बडा से ना दिखा के कुछ किताबों में मैं बात करूं पाथफाइंडर में इसे थीटा से दिखाया गया है। अगर मैं बात करूं लूसेंट में तो लूसेंट में इसे लैम्बडा से दिखाया गया है। अगर एनसीईआरटी में चलते हैं तो एनसीईआरटी में थीटा से दिखाया गया है। तो हम किसी एक को ले लें, हमने क्या ले लिया, लैम्बडा ले लिया। क्या ले लिया, लैम्बडा। अब मैं इसका फॉर्मूला जनरेट करके दिखाता हूं, डेरिवेशन करके दिखाता हूं। मान लो अगर मैं टेन थीटा की बात करूं,
tan की बात करूं, यहाँ पर tan लेता हूं, tan बराबर, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इसके बारे में बात करूं तो ये एप्लाइड फोर्स है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है tan लैम्डा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एप्लाइड फोर्स, और दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर। अब आपको एक डाउट होगा, सर फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही क्यों लिया है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो होता ही नहीं है, वो लिमिटिंग फोर्स होता है। लिमिटिंग फोर्स एफ एल बराबर होता है म्यू एस इंटू आर। तो कोफिशिएंट हमने किसका लिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। बात करूं स्टैटिक घर्षण गुणांक लिया है, तो मैं जो फोर्स का मैं लूंगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फोर्स, उसका ही मैं फॉर्मूला का मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स लिया है, इस वजह से मैं जो फॉर्मूला का मैं लूंगा वो किसका लूंगा, लिमिटिंग फोर्स का लूंगा। तो लिमिटिंग फोर्स का फॉर्मूला रख दिया, नीचे क्या है आर, तो आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो tan लैम्डा बराबर क्या निकला, म्यू एस। tan लैम्डा बराबर क्या निकला, म्यू एस। तो लैम्डा बराबर क्या निकला, tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। यही होता है मेरे लाल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है IAF में, ICG में, और बात करूं तो NDA में, और एक बार नेवी में भी पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसा है जहां से हर एग्जाम में पूछा हुआ है। और मैं बात करूं इसकी, तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होती जिसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन ना आए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन क्या पूछता है उसको भी आगे बात करूंगा, जब अभी मैं एंगल ऑफ रिपोज की बात करूंगा, बोले तो विराम कोण की बात करूंगा, वो क्या होता है, तब बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछता क्या है। तो देखो इतना समझ में आया होगा, नोट कर लो। अब मैं आपको बात करूंगा एंगल ऑफ रिपोज की, एंगल ऑफ रिपोज की यानी कि विराम कोण की। तो देखो इतना क्लियर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर, प्रतिक्रिया बल यानी कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है और हमारा इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन का जो परिणामी होता है उसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं घर्षण कोण। बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम इस बॉक्स को आगे की ओर खिसकाना चाहते हैं तो उस पर एक एप्लाइड फोर्स लगाना पड़ता है। उस एप्लाइड फोर्स को हम कहते हैं आरोपित बल। क्या कहते हैं, आरोपित बल। जब इस बल को आगे की ओर खींचेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे पीछे से कोई फोर्स लगा के आगे की ओर धक्का लगा रहा है, मैं बात करूं तो आगे की ओर खींचना चाह रहा है, पीछे फोर्स लगा रहा है एप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। अगर वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या देखने मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्या मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में था, रेस्ट में था। रेस्ट से जब मोशन में लाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है, अपोज करता है। लेकिन अगर मैं गति में होता तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगता, तो यहाँ पर अपोज कर रहा है। ठीक है, अगर m द्रव्यमान का बॉक्स है तो नीचे की ओर mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। क्लियर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन के बीच एक रेजिस्टेंस यानी कि परिणामी निकाल लिया, और परिणामी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्मूला होता है हमारा tan लैम्डा बराबर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, तो F बट्टे R फ्रिक्शन फोर्स बट्टे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एस इंटू आर, आर से आर कैंसिल, tan लैम्डा बराबर बचा म्यू एस और लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू एस। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज बोलूं तो विराम कोण। क्या, विराम कोण क्या होता है, विराम कोण कहते हैं। अब ये क्या होता है,
ये कौन सी डेफिनेशन है, ये कौन सा टॉपिक है, एंगल ऑफ रिपोज। तो मैं बात करूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में एक भाईचारे का रिलेशन रखते हैं, आपस में एक भाई भाई होते हैं। कैसे? मान लो मैं अगर बात करूं एंगल ऑफ रिपोज की, तो मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया। मैं बात करूं इंक्लाइंड प्लेन यानी कि आनत तल ले लिया। क्या ले लिया? आनत तल ले लिया। और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन यानी कि आनत तल ले लिया। अब आनत तल पर एक बॉक्स रखा है। इस बॉक्स का द्रव्यमान है m। बॉक्स का द्रव्यमान है m। जब बॉक्स का द्रव्यमान m है तो मेरे लाल जो इस द्रव्यमान का जो m है, m द्रव्यमान का बॉक्स है, तो नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा भार के बराबर mg। अगर नीचे की ओर mg लगेगा तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r लगेगा। जी हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r लगेगा। ये थीटा कोण पर झुके हैं। आनत तल के बीच और उस बॉक्स के यानी कि आनत तल और बॉक्स के बीच एक कोण बन रहा है। वो कोण क्या है? थीटा। एंगल क्या है? थीटा। और m द्रव्यमान का बॉक्स है। जब m द्रव्यमान का बॉक्स है तो नीचे की ओर एक भार लगेगा mg और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि प्रतिक्रिया बल लगेगा। जी हाँ, अब मैं इस डायरेक्शन में अगर इनका सतह के साथ ये थीटा कोण बनाता है, सतह के साथ थीटा कोण बनाता है, तो मैं इसके कंपोनेंट तैयार करना चाह रहा हूं। देखना कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा। कंपोनेंट अगर ये सतह और इस भार के बीच थीटा एंगल बना रहा है तो ये कंपोनेंट एफ ऑफ कॉस थीटा होगा। अगर मैं इसी की यहीं पे बात करूं, यहीं पर मैं इसकी बात करूं, इसे एफ बल से खींचा जा रहा है। एफ बल कौन सा होगा? लिमिटिंग फोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि लिमिटिंग फोर्स तब उत्पन्न होता है जब वस्तु या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, और रेस्ट में होने के कारण स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं लिमिटिंग फोर्स। तो यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा? एफ साइन ऑफ थीटा। क्या होगा? एफ साइन ऑफ थीटा। तो उम्मीद करता हूं आपको कंपोनेंट तैयार करना आ गया होगा। कंपोनेंट तैयार करना आ गया होगा। अब देखना, अब इसके फॉर्मूला को बनाता हूं। पहले डेफिनेशन क्लियर करो। डेफिनेशन क्या होगी? विराम कोण की। कहां पे एंगल बन रहा है? अब देखो अब इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। अब डेफिनेशन के लिए एक आनत तल है, आनत तल पर और एक बॉक्स रखा है। बॉक्स और आनत तल के बीच जो एंगल बना है वो थीटा बन रहा है। क्लियर। अब स्थिति कैसी रही होगी? एंगल ऑफ रिपोज की स्थिति ये रही होगी कि मान लो वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु फिसलने वाली हो, किसकी हो? फिसलने वाली हो लेकिन फिसली नहीं हो। एंगल ऑफ रिपोज यह कहता है कि वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु या ऑब्जेक्ट फिसलने वाला हो लेकिन फिसला नहीं हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी कि वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु फिसलने वाली हो यानी कि फिसलने वाली हो लेकिन फिसली नहीं हो, उस कोण को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बात करता हूं इसके फॉर्मूले की। तो एक बात बताओ, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगा? भार नीचे mg और mg के साथ क्षैतिज बोलो तो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट बन रहा है वो बन रहा है f cos थीटा। तो मेरा वेक्टर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों को क्या कर दूंगा? r बराबर mg और mg के साथ जो कंपोनेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है? cos थीटा। क्योंकि फोर्स यहाँ पर नहीं लूंगा, फोर्स इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हमें कंपोनेंट से मतलब है, कंपोनेंट है हमारा r बराबर mg cos ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखना,
अब मैं यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स को निकालूंगा। लिमिटिंग फोर्स निकालने के लिए एफ एल बराबर मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है कि एफ एल बराबर क्या करना पड़ेगा? एफ एल बराबर मुझे करना पड़ेगा क्या? अब देखो, इसका जो आनत तल है वो इसका कोई कंपोनेंट म्यू एस होगा। क्यों? क्योंकि म्यू एस इसलिए होगा क्योंकि लिमिटिंग फोर्स ले रहे हैं। तो इसका जो म्यू एस कंपोनेंट म्यू एस ले लिया, क्योंकि एफ एल बराबर म्यू एस इंटू आर होता है। तो देखो पहले लिख के ले लो, म्यू एस इंटू आर होता है। जी हाँ, एफ एल बराबर म्यू एस इंटू आर की वैल्यू कितनी है? एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, जो लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा बन रहा है? लिमिटिंग फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा बन रहा है? एफ साइन थीटा। कौन सा? एफ साइन थीटा। तो एफ एल किसके बराबर है? चूंकि एफ एल बराबर है एफ साइन थीटा के। किसके? एफ साइन थीटा के। तो एफ एल की जगह मैं रख सकता हूं एफ साइन थीटा बराबर म्यू एस एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ। अब मैं एफ साइन थीटा लिया था, जिस प्रकार मैंने इस कंपोनेंट के साथ एम जी लिया था, क्योंकि एम जी का कंपोनेंट तो दो है, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। तो दोनों के साथ कंपोनेंट मैं लूंगा, तो इसके साथ भी मुझे एम जी रखना पड़ेगा। तो एम जी एफ साइन थीटा बराबर म्यू एस एम जी कॉस थीटा। म्यू एम जी से एम जी कैंसिल। जब वहां पर फोर्स नहीं लिया तो मैं यहाँ पर भी फोर्स ले लो या ना ले लो। अगर एक तरफ फोर्स लेते हो तो दूसरी तरफ भी फोर्स लेना पड़ेगा। अगर इस तरफ फोर्स लिया है तो इस तरफ भी फोर्स लेना पड़ेगा। एफ ले लिया इंटू एफ ले लिया। क्लियर? अब देखो, एफ से एफ कैंसिल, यहां पर कर लो, एफ से एफ कैंसिल। अब बचा क्या? साइन वट्टे कोस में ले आओ, वट्टे कोस बराबर म्यू एस। मैं बात करूं साइन वट्टे कोस की तो टेन थीटा बराबर म्यू एस। थीटा की बात करूं तो टेन इनवर्स म्यू एस। ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। और यही होता था लैम्डा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस, यही होता था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस मेरे लाल यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। कैसे? पहले एक बात और समझ एंगल ऑफ रिपोज को। हमने एक आनत तल लिया था, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखना अभी, देखो 1 मिनट रुकना, अभी देखो एक एग्जांपल के साथ समझाओ। देखो एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल क्या होता है। देखो एग्जांपल समझना, इस बुक से समझाऊंगा मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है। एक आनत तल लिया, मान लो ये मेरा आनत तल है, आनत तल और एक बॉक्स रखा है, इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा है और उस बॉक्स जो है उसका मास द्रव्यमान बोलो तो m है। क्लियर? और उस बॉक्स और आनत तल के बीच क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है थीटा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है? एंगल ऑफ रिपोज यह कहता है कि वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु फिसलने वाली हो, ना कि फिसली हो। अब देखो ये वस्तु है, एंगल ऑफ रिपोज निकालना है। दिख रहा होगा एंगल ऑफ रिपोज आपको एंगल ऑफ रिपोज दिख रहा होगा। वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु फिसली ना हो लेकिन फिसलने वाली हो। अगर मैं इस एंगल ऑफ रिपोज को अगर इस प्रकार दिखाता हूं तो ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा दिखा दूं तो एंगल ऑफ रिपोज पर वस्तु क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी, यानी कि वस्तु फिसल जाएगी। तो हमारा एंगल ऑफ रिपोज नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज पर वस्तु हमारी फिसलती नहीं है लेकिन फिसलने वाली होती है। तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो इक्वल टू है mg और उसका घटक ले लिया f cos थीटा। तो यहाँ पर भी मुझे f cos थीटा लिखना पड़ेगा, mg f cos थीटा, क्योंकि दोनों तरफ मैंने फोर्स लिया है।
अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ले लिया mg F cos थीटा। अब लिमिटिंग फोर्स होता है म्यू एस इंटू आर। लिमिटिंग फोर्स बराबर म्यू एस, आर की वैल्यू रख दी मैंने mg F cos थीटा। F sin थीटा मैंने लिमिटिंग फोर्स जो बराबर था कंपोनेंट के F sin थीटा वो ले लिया म्यू एस, mg की जगह mg, cos थीटा की जगह cos थीटा, F की जगह fg। अब mg जब कंपोनेंट के साथ इसके भी साथ mg लेंगे तो mg F sin थीटा बराबर म्यू एस mg cos थीटा इंटू F। mg से mg कैंसिल, F से F कैंसिल, sin थीटा इधर आके cos बट्टे में आ गया बराबर म्यू एस, sin बट्टे cos tan हो गया, tan थीटा बराबर म्यू एस, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस। ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज। तो फॉर्मूला तैयार करना, यहाँ से क्वेश्चन एंगल ऑफ रिपोज का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देख मेरे लाल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण और घर्षण कोण में संबंध। अब देख रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मैं बात करूं घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध, विराम कोण में संबंध। अब देखो घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध पढ़ना है, ठीक है। हमने घर्षण कोण पढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू एस निकला था, जी हाँ। अब मैं बात करूं, मैंने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था, वो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस निकला था। बिल्कुल क्लियर। एंगल ऑफ रिपोज थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस और एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू एस। आपको एक चीज दिख रही होगी, जो वैल्यू लैम्डा की है tan इनवर्स म्यू एस वही वैल्यू थीटा की है tan इनवर्स म्यू एस। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि लैम्डा जो है वो थीटा के बराबर है, लैम्डा जो है थीटा के बराबर है। क्लियर। बस यही क्वेश्चन है, अपने आप में बापू क्वेश्चन है, क्योंकि घर्षण कोण और विराम कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। घर्षण कोण और विराम कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं मेरे लाल। ये आपस में इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल का रिलेशन रखते हैं। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में सीधे हिट होता है, नेवी एयरफोर्स एंड एनडीए इसमें सीधे से क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण कोण और विराम कोण में रिलेशन क्या है। तो लैम्डा बराबर थीटा कहने का मतलब ये है कि आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्या होता है पुल एंड पुश का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, उन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसका जो एक और पार्ट है वो कल करेंगे और कल हम फ्रिक्शन को फिनिश कर देंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास लगातार रफ्तार सीरीज में चल रही है। रफ्तार सीरीज की बात करूं तो एक रफ्तार सीरीज अपने आप में क्या रखती है? एक अपने आप में एक मायना रखती है। एक वो रखती है कि रफ्तार सीरीज एक वो सीरीज है जहां से कॉन्सेप्ट की क्लास एक रफ्तार से चल रही है, एक रफ्तार में चल रही है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं हो रही है, लगातार रेगुलरिटी के साथ कॉन्सेप्ट क्लास आ रही है आपकी। तो जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।